अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ मालियात से मुताल्लिक़ जो सवालात है उससे हम लोग रूबरू होंगे। साथियों ने पूछा है कि मुफ्ती साहब शेयर मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है, इसमें किस तरीके से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस्लाम में माल की कितनी अहमियत है बतौर ख़ास आज के वक्त में। आज आप जहां देखेंगे इर्तिदाद की जितनी भी वजूहात और असबाब गिनवाए जाते हैं उसमें से एक वजह इंसान का इफ़लास और फ़क्र और तंगदस्ती में मुब्तला होना भी है। जब आप एक बेसिक नीड बुनियादी ज़रूरत को लेकर भी परेशान होते हैं ना, उस वक्त में कोई भी आकर के आपकी उस ज़रूरत की तकमील के बदले में आपके ईमान का सौदा कर सकता है। और ये हो रहा आज के वक्त में। किसी ज़माने में जो NGOs काम किया करते थे, खा वो किसी चर्च के तहत में हो या किसी और हवाले से हो, आज भी वो लोग अलग अलग शक्लों में अपना अपना ये काम अंजाम दे रहे हैं। और इस गुर्बत को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े ही अच्छे अंदाज से हमें ईमान के लिए कितना ख़तरनाक है वो बता दिया था। हदीस है कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रा, अंदेशा है कि ये गुर्बत, ये तंगी, ये फ़क्र इंसान को कुफ्र तक पहुंचा दे। यही नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं में ये चीज़ शामिल ला करती थी। आप ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री। फ़क्र और मोहताजी को और कुफ्र को एक साथ रखते हुए आपने दोनों से पनाह मांगी। इसका मतलब यही हुआ ना कि इंसान जब तंगदस्त होता है, मोहताज होता है, माल से खाली होता है, इफ़लास का शिकार होता है, तो उस वक्त में कोई भी उसको तड़ेप कर सकता है और उसकी ईमान का सौदा कर सकता है। और आज मुर्तद होने के पीछे जहाँ पे कई सारी वजूहात है, उनमें से एक बड़ी वजह इर्तिदाद का एक इंसान के लिए इफ़लास में और गुर्बत में मुब्तला होना भी बताया जाता है। तो ये चीज़ जब हम समझ लेंगे तो फिर ये समझना आसान होगा कि माल का होना ईमान के बचाने के लिए कितना ज़रूरी है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कुरान करीम ने जा बजा इसकी जो अहमियत बताई है, सूरह जुमा के हवाले से हो, दीगर और आयत हैं उनके हवाले से हो, उसको फिर हम कभी किसी और नशिस्त में देख लेंगे। इससे पहले क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हमने वीडियो शूट किया था, तो उसमें ये सारी बातें आई थी। आप लोग चाहें तो उसको जाकर देख लें। फिल वक्त मैं शेयर मार्केट से मुताल्लिक़ आप लोगों से चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। अपना इस मार्केट के अंदर जो भी 2-4 सालों से रहना हो रहा है, देखना हो रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है हमने इसके ऊपर। और भी कई साथी ऐसे हैं जो पूछते रहते हैं, जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों की रहनुमाई भी हो जाती है बतौर ख़ास शरिया फ़िल्टर को लेकर के। तो जो अपना मुताला है, जो कुछ हमने समझा और सीखा है, उसको आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना मुनासिब समझता हूँ। शेयर मार्केट के बारे में आप इतना ये याद रखें कि ये एक लेमैन, एक सादे अंदाज में अगर आपको बताया जाए कि ये इतना बड़ा समंदर है कि सारी दुनिया का ये प्यास बुझा सकता है, कब जब महारत हो। और अगर इसमें महारत नहीं है, अनाड़ीपन और कह लीजिए कि किसी की देखा देखी में बिला कुछ समझे बूझे सीखे, बस कहीं से कुछ न्यूज़ मिल गई, उस बेस पे, उस बुनियाद पे अगर आप इसमें जाते हैं तो फिर यही समंदर आपको डुबा भी सकती है। चाहे पूरी दुनिया के लोग क्यों नहीं इसमें समा जाए, सबको डुबा देगी अगर सब के सब बिला सीखे हुए अनाड़ीपन का शिकार होकर के इसके अंदर जाते हैं। तो किसी ने और अंदाज से भी कहा कि समझ लीजिए इतना बड़ा जंगल है घना ये कि पूरी दुनिया को यहाँ के लकड़ी छत मुहैया कर सकती है। और अगर कोई बिला समझे बूझे इसके अंदर घुसता है तो फिर पूरी दुनिया को ये उलझा के अपने पेट में समा भी लेगा, पता भी नहीं चलने देगा। इस किस्म का ये मार्केट है। तो ये तो अवामी तौर पे आप इसकी इफादियत को लेकर के या इसके नुकसानदेह पहलू को लेकर के वाकिफ़ हो सकते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसको किस अंदाज से लोगों ने समझाने की कोशिश की है। शेयर मार्केट क्या है, इसको अगर मार्केट के अंदाज में या आज जिस तरीके से काम कर रहा है उस अंदाज में समझा जाए तो यूँ समझ लीजिए कि एक इंसान को कोई सेटअप खड़ा करने की ज़रूरत पड़ती है। फैक्ट्री लगाना हो, कोई स्टार्टअप लेना हो। मान लीजिए आपने अपने इलाके का जायज़ा लिया, आपको महसूस ये हुआ कि हमारे इलाके में साफ़ पानी की कमी है,
साफ़ पानी मुहैया कराने के लिए हमें एक कारखाना लगाना चाहिए। आपने सारे माहिरीन को बिठाया और पूछा कि भाई इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबने बताया कितनी मशीनरी चाहिए, फना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए और इतनी टंकी चाहिए, इतने लेबर चाहिए, और सब कुछ जोड़ के उसने बता दिया कि आपको 1 करोड़ रुपये दरकार होंगे इस सेटअप को खड़ा करने के लिए। आपने कहा ठीक है। अब आपने ये देखा कि भाई 1 करोड़ में से मेरे पास कितना है, 50 लाख आपको निकल के सामने में आया कि मैंने 50 लाख अपनी सेविंग कर रखी है, 50 लाख मैं कहाँ से लूँ। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, 3 रास्ते हैं आपको जो उस 50 लाख को ऊपर करने के लिए अपना सकते हैं। एक तो ये कि आप अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, दोस्तों के पास जाएं, उनसे कहें कि भाई मैं ये सेटअप लगाने जा रहा हूँ, आप मुझे 50 लाख रुपए दे दें, उसमें जो भी नफ़ा आएगा हम बाद में देख लेंगे, या फिर आप मुझे कर्ज़ दे दो, मैं 2 या 3 साल के बाद आपको 50 लाख कर्ज़ वापस कर दूंगा। वो बेचारा कहेगा भाई 3 साल तक मैं तुम्हें पैसे देकर रखूँगा, मुझे क्या मिलेगा। तो आप मुसलमान हैं तो सूद पे तो काम नहीं हो सकता। तो ये कहेगा कि ऐसा करो, तुम जो कमेटी बनाओगे, जो बोर्ड मेंबर बनाओगे, उसमें फ़लाँ फ़लाँ ओहदा मुझे चाहिए। अब आपको लगेगा आइडिया हमारा और डिसीज़न करने के लिए ये आए, नहीं चलने वाला, आप उनके पास नहीं जाते हो। दूसरा रास्ता बच जाता है आपके पास बैंक का, आप बैंक चले जाते हो। बैंक वाले भी कहते हैं कि ठीक है मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन बैंक वाला ये कहेगा भाई कि अगले महीने से हम इतना जोड़ करके आपसे इंटरेस्ट लेंगे, सूद लेंगे। अब आप सोचोगे कि मैं तो अभी स्टार्टअप करने जा रहा हूँ, कारखाना लगाने जा रहा हूँ, इसको अभी प्रॉफिटेबल होने में सालों लग सकते हैं, अगले महीने से मैं इनको किस्त देना शुरू कर दूँ, वो भी सूद समेत, ये तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। ऊपर से ये कि बैंक ये भी कह देंगे आपको कि भाई आप चाहे नफ़ा उठाओ या नुकसान, आपके कारोबार में क्या कुछ हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो इतना इंटरेस्ट चाहिए इतने रुपए पे, वो आपको देना पड़ेगा, 5% हो 10% हो, जो भी आपको उससे सेटल हो जाए। तो आपको लगेगा कि भाई नफ़ा कमाऊं या नुकसान में जाऊं, इससे कोई बहस नहीं, लेकिन इनको इतना चाहिए, ये कैसे होगा, और अगले महीने से हमसे मांग रहे हैं, आप उनसे भी नहीं लेते हो, चले आते हो। तीसरा ऑप्शन ये रह जाता है कि आप पब्लिक के बीच में जाना चाहते हो। आपके जितने भी माली मुशीर हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो कहते हैं कि ऐसा है कि सर हम लोग पब्लिक के बीच में ले चलते हैं। तो अब 50 लाख के शेयर को 1-1 रुपये का शेयर बना दीजिए, आप 50 लाख लोगों में छोड़ दीजिए, या 2-2 रुपये का शेयर बना करके 25 लाख लोगों में छोड़ दीजिए, और ये कह दीजिए भाई कि मुझे अपनी कंपनी के अंदर इतने पैसे चाहिए, उसके लिए आप इतने पैसे देके हिस्सेदारी ले सकते हो, ले लो। और आम इंसान भी ये सोचता है भाई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके अंदर पार्टनरशिप कैसे हो, ऑनरशिप कैसे मुझे मिले, उसको लेकर वो परेशान होता है। यहाँ पे उसको मौका मिल जाता है कि थोड़े से पैसे दे के भी बड़ी बड़ी कंपनी में हिस्सेदारी ले सके वो। इसलिए इसका नाम भी रखा गया शेयर मार्केट, हिस्सा बाजार, कि जो जितनी मिकदार में पैसे लगा के चाहे अपनी हिस्सेदारी इसमें ले सकता है। चुनांचे आप पब्लिक के बीच में जाते हैं और एक वक्त रख देते हैं और पब्लिक आपको पैसे दे देती है। अब आपके पास 1 करोड़ रुपये आ जाते हैं, और लोग जो लेंगे वो खुदरे करके लेंगे, लेकिन आपने अकेला अपना आधा पैसा 50 करोड़ अगर रखा है तो आपको पूरी की पूरी अथॉरिटी हासिल होगी, आप डिसीजन मेकर होंगे, पॉलिसी आप बनाएंगे, फैसले आप नाफिज करेंगे, सारे इख्तियारात आपके हाथ में होंगे और आप मालिक कहलाएंगे। उसके बाद आप सेटअप लगा लेते हैं, लगने के बाद 2 साल 3 साल में जाकर के ग्रो कर जाता है, और वो 1 करोड़ का जो सेटअप या स्टार्टअप आपने लगाया था अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 करोड़ तक चला जाता है। तो अब यकीनी बात है जिन लोगों ने जितनी भी हिस्सेदारी ले रखी होगी, आपने आधी हिस्सेदारी ले रखी होगी, आपको पूरे नफ़ा में से आधा मिल जाएगा, और बाकी जो लोग जिस तनासुब से, किसी ने 10 शेयर ले रखे होंगे, किसी ने 20 शेयर ले रखे होंगे, 2 रुपये 1 रुपये के जो ने मिसाल दी आपको, उन लोगों को उस लिहाज से डबल का नफ़ा मिलता चला जाएगा। तो ये होता है शेयर मार्केट, और इस अंदाज से काम करता है। अब यहाँ पे ज़रा सा जा कर के इन डिटेल आप देखेंगे, इस्तिलाहात है इसके, तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सब अलग अलग इस्तिलाहात है, उसको भी समझ लेते हैं। प्राइमरी मार्केट तो यही जो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप शुरू में सेटअप लगाने जा रहे हैं, कारखाना लगाने के लिए जा रहे हैं, आपको पैसे चाहिए, तो उसको आप कंपनी के लिए जब मुहैया करना चाहेंगे ना, तो आपको एक जगह पे जाके पब्लिक IPO लानी पड़ती है, यानी इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक के बीच आप जा रहे हैं ना, इसका भी एक मकाम, एक जगह, एक महल है, वहाँ से जाएंगे और वहाँ से चीज़ छोड़ेंगे, जो लोग न्यूज़ देखते हैं वो उसको समझ लेंगे। वो जगह कौन सी है, तो वो बाज़ाब्ता सेबी के तहत में रजिस्टर्ड होकर के जो चलता है स्टॉक एक्सचेंज, वो जगह है। जैसे हमारे गांव देहात में हाट हुआ करता था ना, तो वहाँ पर जाते थे लोग, अपनी अपनी जगह पे अपने सामान रख करके बेचा करते थे, फिर चल दिया करते थे। तो ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज 2 है, एक BSE
बम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 जगह है जहाँ पे सारी कंपनी वाले जाकर अपनी लिस्टिंग करवाते हैं, और लिस्टिंग कराने के बाद फिर IPO लाते हैं प्राइमरी मार्केट के लिए कि भाई हम ये स्टार्टअप लेने जा रहे हैं, सेटअप लगाने जा रहे हैं, इतने पैसे की ज़रूरत है, हम इसलिए इतना सारा शेयर छोड़ रहे हैं, 1 हफ्ते कम टाइम देते, जिन लोगों को लेना हमसे ले लें आप। एक मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में एवरेज प्राइस रख दिया करते हैं अपना वो, और इस तरीके से आप हिस्सेदारी ले लेते हैं। बाद में फिर आप आगे चल करके जो डिमांड एंड सप्लाई पे काम होता रहता है, आप रहना चाह रहे हैं, बेच करके निकल जाएं, इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं होता। आपने मान लीजिए 10 शेयर ले रखे थे, अगर 1 रुपये के थे तो 10 शेयर आप 10 रुपये के लिए होंगे, या 2 रुपये के थे तो आपने ले रखे थे 10, तो 10 दूनी 20 रुपये का आप शेयर ले रखे होंगे बहरहाल, और वो दुगना हो चुका है कि 40 रुपये का आपका नफ़ा आया। 20 रुपये आपने लगाया था, 20 नफ़ा आ गया आपके, और आप चाहते हैं कि हमें ज़रूरत है भाई बेच कर निकलना चाहता हूँ, तो अब वो लिस्टिंग हो चुकी है, NSE BSE के ऊपर बाज़ाब्ता वो चीज़ें फ्लश कर रही है, उसके उतार चढ़ाव चल रहे हैं। उतार चढ़ाव के मुताबिक आपको लगता है कि नफ़ा मिल रहा, मैं निकल जाऊं, तो अब आप किसी के हाथ ही बेच के निकल सकते हैं। फ़र्क इतना होगा कि अब तक आप मालिक थे, उस कंपनी के अंदर हिस्सेदार थे, आप बेच करके अपनी हिस्सेदारी या ऑनरशिप या मिल्कियत किसी और के देंगे, ABCD कोई भी होगा वो आपसे ख़रीदेगा, आप निकल जाएंगे, आपकी जगह पर वो आ जाएगा। इसी तरीके से काम आगे चलता रहता है। तो ये पहली बार जो कुछ भी करके लाते, जिसको मैंने IPO कहा, ये होता है प्राइमरी मार्केट। और ये जो आपको लगता है कि भाई कुछ नफ़ा मिल रहा, बेच के मैं निकल जाऊँ, डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक उतार चढ़ाव जो होता रहता मार्केट में, इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। आमतौर पे जो लोग होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, वो सेकेंडरी के अंदर ही चल रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी बड़े बड़े पैसे वाले, इसमें कभी तफसील में जाएंगे हम, मैंने पहले कहा कि बहुत बड़ा समंदर है ये, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मज़ीद ज़रूरत है इसके ऊपर। तो अलग अलग जितनी भी इस्तिलाहात है, तरीक़ाकार है, उनके ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम गुफ्तगू करते रहेंगे, वो चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। अपने तजर्बात और अपने मुतालात की रोशनी में मैं अपनी बातें रखने की कोशिश करता रहूँगा। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के तौर पे काम होता रहता है। सेकेंडरी के अंदर सवाल आया कि भाई ये कैसे काम करता है, ग्रो कैसे करता है ये। तो मान लीजिए कंपनी आपकी चल पड़ी, मैंने पानी की मिसाल ली, और आपने आपका नाम बना लिया, एक ऐसा ब्रांड बन गया कि आपको एक्सटेंड करने की नौबत आ गई। एक्सटेंड करने की नौबत कब आती है? आपका नाम अच्छा चल रहा है, लोग मुतालबात कर रहे हैं। कल तक मान लीजिए आपने 10 गाँव के अंदर पानी सप्लाई करना शुरू किया, अब 20 गाँव तक आपको जाना है। तो 20 गाँव तक जाने के लिए आप क्या करेंगे? उसी 1 करोड़ से जिस कारोबार को आपने शुरू किया था ना, उसका जो अपना फेस वैल्यू तय किया था आपने, और फिर मार्केट वैल्यू बनता चला गया आपका, उसके लिए फिर से आप पैसा उठाने के लिए जाएंगे पब्लिक के बीच में, ठीक है ना। IPO तब छोड़ चुके हैं, FPO पर आप आ जाएंगे। तो अब जो एक्सपेंड करने के लिए जाएंगे ना, एक्सपेंड करने के लिए जाहिर सी बात है, जिस कंपनी की पुरानी हिस्ट्री अच्छी होती है ना, उसी को लोग मुतालबात करते हैं, लोगों का डिमांड उसके ऊपर बढ़ता है, तो ये बूस्ट करता है, इसके शेयर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दुनिया ये समझ रही होती है कि भाई ये अलग चीज़ फिर लॉन्च करने जा रही है, इसको एक्सटेंड करने जा रही है। मार्केट का उसूल है, यहाँ पे जो आज नया कल पुराना हो जाता है, उसकी जगह फिर किसी और को लाना पड़ता है, और इसी तरीके से दुनिया चलती रहती है। तो जब डिमांड बढ़ेगा कि भाई 10 गाँव में और सप्लाई दी जाए ना, इस मार्केट का नाम होगा, इसका वैल्यू बढ़ना शुरू होगा। तो पीछे से जो शेयर चले आ रहे होते हैं, खुद उसके अंदर भी वैल्यू बढ़ जाता है। लोग चाहते हैं कि भाई ये शेयर मुझे मिल जाए। तो अब जो बेचारे सेल करना चाहेंगे, वो देखेंगे कि भाई मुतालबात काफ़ी बढ़ रहे हैं, डिमांड काफ़ी इसके आ रहे हैं। तो जब सेल कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक उसके नफ़ा ज़्यादा मिलने के चांसेस हो जाते हैं। मान लीजिए कि 2 आदमी के पास मोबाइल अच्छे अच्छे, ख़रीदार 10 हो गए, तो दोनों का मन बढ़ जाएगा कि हम इतने पे नहीं, अब इतने पे देंगे, लेना तो लो वरना जाओ। उधर सामने वाला देख रहा है 10 में से कि जो भाव में मिले ले लो, क्योंकि इसका फीचर ऐसा बनने वाला है कि आज हमारे पास अगर ये मुझे सामने वाला भले 5 का 10 का दे रहा है, इन फ्यूचर ये 20 का 25 का होने जा रहा है, इसलिए उसको 10 दे के ले ही लिया जाए। तो 5 का सामान 10 में भी देगा, तब भी ये फ्यूचर के देखते हुए उससे ले लेगा। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये सब चल रहा होता है, आप एक्सपेंड करने जा रहे होते हैं, लोग आपको जो है पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, उस मार्केट के अंदर जो है लोग अपना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। मज़ीद पैसे अगर उठाने होते हैं तो, या नहीं तो फिर जो डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा लेकर के कंपनी के अंदर हिस्सेदारी लेना शुरू करते हैं। तो फिर उसका एक पैसा रिज़र्व रख करके, और लोगों में बांटा नहीं जाता, उसको रिज़र्व रखा जाता है और कह दिया जाता है कि भाई हम अपने इस कारोबार को एक्सटेंड करने जा रहे हैं, इसको फैलाने के लिए जा रहे हैं हम ये। तो ये सारी चीज़ें इसमें चल रही होती है, और ये चीज़ें उसको बाज़ाब्ता जो है सेकेंडरी मार्केट के अंदर जाकर के डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे उठाती चली जाती है। और वो शेयर जो कभी आपने 10 रुपये का लिया था, साल ब साल आगे बढ़ते बढ़ते वो 200-300 का जो हो जाता है, वो इसी तरीके से होता है। उसका एक नाम बनता है, उसकी एक शोहरत होती है, बड़े बड़े लोग उसकी हिस्सेदारी मुस्तकबिल को देख के लेना चाहते हैं।
तो आपने 10 का लिया था, 2 साल के बाद कोई आपको 100 रुपये का या 200 रुपये का ऑफर करेगा, भाई मुझे दे दो, क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं आज 200 का ले रहा हूँ, 2 साल के बाद ये 400 का हो जाएगा, तो कहीं और लगाने के बजाय, क्योंकि या तो लोग रियल इस्टेट में, ज़मीन के कारोबार में पैसे लगाते हैं, या गोल्ड में, ज्वेलरी वगैरह के अंदर लगाते हैं, सोने चांदी में, या फिर वो जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर भी। और स्टॉक मार्केट में इसलिए जाते हैं, उनके कई सारे बेनिफिशियरी होते हैं यहाँ पर, वो मैं कभी डिटेल से बताऊंगा, ये अलग एक पहलू है, कैसे कैसे तकाबुलन जब देखेंगे तो रियल इस्टेट की जगह पे, गोल्ड की जगह पे शेयर मार्केट किस तरह से काम करता नहीं करता है, वो एक अलग मौजू है ये। लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं और इस तरीके से सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो है बढ़ोतरी, उतार चढ़ाव चल रहा होता है और लोग लेते चले जाते हैं। ये चीज़ें थी। अब रह गया ये कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, इसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपके पास असल जो बैंक अकाउंट है, चाहे वो SBI का हो, PNB का हो, HDFC का हो, किसी भी बैंक का हो, उस बैंक के अंदर आपका खाता है जो हिंदुस्तान के अंदर एज ए सिटीज़न आपको मान करके दिया जाता है। उसके बाद आपका एक डीमेट अकाउंट हो, ट्रेडिंग अकाउंट भी उसी के साथ मर्ज होकर के खुलता है। तो सारे अकाउंट जब खुल जाएँ तो पहले उसको खोल लें, उसके बाद पहले इसको आप सीख लें, क्योंकि बिना सीखे आप जाएंगे तो हमने कहा कि जैसे यहाँ पे बड़ा सा समंदर माना गया है, सबकी प्यास अगर बुझा सकता है तो सबको डुबो भी सकता है। ये वो मार्केट है, या वो घना जंगल है जो सबके छत के लिए लकड़ी अगर दे सकता है, तो ये जंगल के अंदर आदमी को खो भी सकता है, गुम भी कर सकता है। ये तो आप सीख करके जाएंगे तो यकीनी बात है लकड़ी लेकर के आएंगे, वरना गुम हो जाएंगे। पानी निकाल करके ला के अपनी टंकी भर लेंगे प्यास बुझाने के लिए, या खुद भी डूब जाएंगे। ये तो डूबना नहीं है, खोना नहीं है, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, स्किलफुल बनना पड़ेगा, टैलेंट पैदा करना पड़ेगा, इसके लिए वक्त देना पड़ेगा आपको। बहुत से लोग कोर्स कराते हैं, किताबें लिखी गई, ज़्यादातर किताबें तो अंग्रेज़ी में है, आप अंग्रेज़ी की सलाहियत पैदा करें। कई सारे इमाम हजरात हैं माशाअल्लाह, उन्होंने लिखा है कि हम लोग को अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो ज़्यादा अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत नहीं कि शेक्सपियर के मुकाबले में जाकर अंग्रेज़ी सीखें। इतनी सीख जाए कि मार्केट के थोड़े मोड़े जो इस्तिलाहात है या थोड़ी बहुत न्यूज़ है उसको समझ सके। थोड़ी आप रियाजी भी अच्छी कर लें, आप इतना सब कुछ कर लेते हैं माशाअल्लाह, कुरान करीम के हाफिज़ बन जाते हैं, आलिम बन जाते हैं, मुफ्ती साहब बन जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आराम से कर लेंगे। इनको सीख लें। फिर मार्केट किस अंदाज से काम करता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, इसके अलग अलग इस्तिलाहात, सेलिंग का, बाइंग का, फिर इसके तरीक़ेकार अलग अलग होता है, इंट्राडे होता है, फ्यूचर होता है, फॉरवर्ड सेलिंग होती है, या इक्विटी होती है, पोजीशन ट्रेडिंग होती है, ये सारी चीज़ अलग अलग इस्तिलाहात है, इसको सीखने की कोशिश करें। फिर फंडामेंटली का आपको एनालिसिस करना है, टेक्निकली का एनालिसिस करना है, इसके फिर अलग अलग क्या क्या स्कोप है, क्या क्या तरीक़ेकार है, उनको सीखने की कोशिश करें। आप मुस्तकिल पढ़ते रहें, न्यूज़ देखते रहें, और इन सब पे जब महारत हो जाए, वक्त लगेंगे आपको 2, 4 साल, 10 साल भी लग सकते हैं आपको इसके लिए। इन सब के साथ साथ फिर एज ए मुस्लिम आप शरिया फ़िल्टर को देखने की कोशिश करें कि जिस कंपनी पे या जिस शेयर पे हम पैसे लगाने जा रहे हैं, जिसको ख़रीद करके हम रख करके उससे नफ़ा उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया रखे गए शरीयत के लिहाज से, शरिया कंप्लायंस जिसको कहा जाता है, उनको भी सीखें, उनको समझे जाए, उनके जो माहिरीन हैं उनसे राब्ते में रहें आप सीखते सीखते, और फिर जाकर आप करें इंशाअल्लाह अज़ीज़, बड़ा नफ़ा बख्श होगा ये। फिर जो कहा जाता है हज़ारों लगाओ लाखों कमाओ, या लाखों लगाओ करोड़ों कमाओ, वो यकीनन आपके लिए मुमकिन होगा। और बिल्कुल लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई हवाई बातें हैं, कर रहे हैं लोग, इसलिए बता रहे हैं, और अच्छे कैसे पैसा माशाल्लाह लोग कमा भी रहे हैं। ये तो एक अच्छा तरीका है, आप तालीम के साथ साथ में इस काम को कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी और रियाजी सीख लें, इसी के साथ साथ में छोटे से पैसे भी 50,000 हो, 1 लाख हो, उससे भी काम शुरू कर सकते हैं आप। दुनिया जहान के लोग आपको अपने कारोबार में शरीक नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ पे मौका है कि आप आराम से अपना डीमेट अकाउंट खोल कर रखें, और जो अच्छी कंपनियाँ हैं शरिया फ़िल्टर के लिहाज से शरिया कंप्लायंस में आती हैं, ठीक ठाक उसका जो है फंडामेंटली मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसमें जा सकते हैं और वहाँ से अपने लिए नफ़ा से प्रॉफिट अपना बना सकते हैं आप। ये सारे रास्ते खुले हुए हैं, इसके ऊपर बहरहाल कोशिश करें सीखने की, पहले समझने की। सीख और समझ के जब ये काम करेंगे तो आपके लिए बहुत मौक़े इसमें खुल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और अच्छे रास्ते खुलेंगे आपके लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए इन सब चीज़ों को आसान करे, सही चीज़ें हमें बर वक्त मिल सके, उसके लिए कोशिश करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह अज़ीज़ रास्ता खोलेंगे। इन बातों को आप लोग आम भी कर दें, कमेंट में ये बातें लिखें कि मज़ीद किस किस पे और गुफ्तगू की जा सकती है। अभी तो जो सवालात आए थे आमतौर से कि मुफ्ती साहब शेयर मार्केट में हैं, बसा औक़ात आप कभी कभी लिख भी देते हैं इसके ऊपर, तो हम सबको जब समझा दिया जाए कि शेयर मार्केट है क्या, कैसे काम करता है ये। बहुत से लोग उसको जुआ और सट्टा का बाज़ार कहते हैं, वो कैसे हम समझेंगे। यकीनी बात है शरिया कंप्लायंस नहीं होगा, तरीक़ेकार जो बिजनेस का है उसमें शरिया का उससे हट के करेंगे, तो फिर मैंने कह दिया कि हाट और बाज़ार है। जैसे एक बाज़ार के अंदर कोई शराब भी बेच रहा होता है, सूदी कारोबार कर रहा होता है, जुआ सट्टा का काम कर रहा होता है, वैसे यहाँ पे भी ये सब कुछ चल रहा होता है। और उसी बाज़ार के अंदर आप जाकर देखेंगे तो कोई दवा बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई गाड़ियाँ बेच रहा है, वो भी चीज़ यहाँ पे होती है। फिर एक कारोबार करने वाला सूद पे पैसा उठा के कर रहा है या सही माने में अच्छे पैसे लगा कर रहा है, वो भी यहाँ पे होता है।
कुछ लोग पैसे उठा करके वर्ल्ड बैंक पर रख देते हैं, वहाँ से जो इंटरेस्ट या सूद मिलता है वही दे देते हैं। तो क्या सूदी कारोबार ही मुस्तकिल चल रहा है, या वाकई पैसे लगा करके फिर जो है कारोबार खड़ा किया, कारखाना लगाया है, वो चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो शरिया क्राइटेरिया मैंने कहा उसके मुताबिक जब जाएंगे आप, तो जुआ सट्टा से बाहर निकल जाएगा ये, और आपके लिए बहुत अच्छे मौक़े यहाँ पे खुल जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इनको आप सब्सक्राइब कर लें, लोगों में इसको आप भी कर दें। बहुत से साथी ऐसे हैं जो मुंतज़िर थे इस बात के, उन तक ये बातें पहुँच जाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर सीखने की कोई तरतीब बनेंगी तो उसके भी रास्ते हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे।